हेलो एवरीवन, एमकेपी एडू हब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। आज के इस सेशन में हम लैब असिस्टेंट 2016 के पेपर में पूछे गए केमिस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल हैं उनको हम डिटेल से सॉल्व करने वाले हैं। ये जो केमिस्ट्री के सवाल जिसे हम सॉल्व करेंगे वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होने वाले हैं। और आप केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी परीक्षाओं की आप तैयारी कर रहे हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आपके लिए ये उपयोगी होने वाला है। तो इस लैब असिस्टेंट 2016 के पेपर को आप मेरे साथ सॉल्व करें और आप देखें कि आपकी तैयारी कैसी है। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं इस पेपर के अंदर पूछे गए सवाल। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। एन एल्कीन ऑन ओजोनोलाइसिस फॉर्म्स एसीटोन एंड फॉर्मेल्डिहाइड। एल्कीन वुड बी ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, 2-methyl ब्यूट 2 इन, 2-methyl प्रोपिन। एक एल्किन के ओजोनी अपघटन से एसीटोन एवं फॉर्मेल्डिहाइड प्राप्त होते हैं, तो वो एल्किन कौन सी होगी? ब्यूट 1 इन, ब्यूट 2 इन, 2-methyl ब्यूट 2 इन, 2-methyl प्रोपिन। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर हमारी एक जो एल्किन है उसका हम ओजोनी अपघटन करते हैं, ओजोनोलाइसिस करते हैं, तो दो कंपाउंड बनते हैं, एक तो एसीटोन बनता है और एक फॉर्मेल्डिहाइड बनता है ना। तो वो कौन सी एल्किन से हमारा एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड बनता है वो हमें निकालना है। तो उसके लिए आपको एल्किन का जो ओजोनी अपघटन होता है उसका जो प्रोसेस है वो यदि आपको पता है तो आपको आंसर मिल जाएगा। तो ध्यान से देखिए उसका क्या प्रोसेस है। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्किन, एल्किन का ओजोनी अपघटन जिसके अंदर हमारी ये एल्किन है और इस एल्किन की अभिक्रिया हमारी हो रही है O3 के साथ। तो जब एल्किन की अभिक्रिया O3 के साथ होती है तो हमारा क्या बनता है? ओजोनाइड बनता है। ये ओजोनाइड हमारा कैसे बनता है? तो ये जो एल्किन का डबल बॉन्ड होता है वो ब्रेक होता है और वहां पे O3 का मॉलिक्यूल ऐड हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं ओजोनाइड। ये तीनों ऑक्सीजन हमारे बीच में आ जाते हैं और इस ओजोनाइड का जब हम जल अपघटन है ना, हाइड्रोलाइसिस करते हैं, तो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड है ना, यहाँ पे कौन सा कार्बोनिल कंपाउंड लिखा है? एल्डिहाइड। एल्डिहाइड कब बनेगा? जहां पर यहाँ हाइड्रोजन होगा तो हमारा क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। और यदि यहाँ पे यदि कार्बन हो तो वो हमारे क्या बनेंगे? कीटोन बनेंगे। तो ओजोनाइड का जब हम हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे कार्बोनिल कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं। जैसे एग्जांपल के रूप में हमने यहाँ पर ली है एथीन। एथीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड और दोनों कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन। इसका हम ओजोनोलाइसिस करते हैं, O3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो ये हमारा बनता है ओजोनाइड। और इसका जब हम जिंक डस्ट के साथ में जब हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो हमारे ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड बन रहे हैं और दोनों के साथ में कौन है? हाइड्रोजन है ना। जब दोनों के साथ में हाइड्रोजन हो तो ये हमारे बनते हैं, क्या बनती है? ये फॉर्मेल्डिहाइड। इसका मतलब ये हुआ कि एल्किन के अंदर इस कार्बन से जुड़े हुए जो भी ग्रुप हैं उसके अकॉर्डिंग ही हमारे कार्बोनिल कंपाउंड हमें प्राप्त होते हैं। तो हमारे इस क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है? हमें वो वाली एल्किन निकालनी है जो एक तो एसीटोन देती है और दूसरी हमारी क्या देती है? फॉर्मेल्डिहाइड। तो एसीटोन का फॉर्मूला हमारा ये रहा, जिसमें एक कार्बन है उसके साथ में दो CH3 जुड़े और फॉर्मेल्डिहाइड के अंदर एक कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन जुड़े। तो एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड के फॉर्मेशन के लिए जो हम एल्किन लेंगे वो कौन सी एल्किन लेंगे? ध्यान से देखना, ये वाली एल्किन का हम यूज करेंगे जिसमें एक कार्बन के साथ में दो CH3 जुड़े हुए हैं, तो इससे हमारा क्या बनेगा? एसीटोन। और इस कार्बन के साथ में दो हाइड्रोजन जुड़े हैं तो इससे हमारा क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। तो इस एल्किन से हमारा एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड दो मॉलिक्यूल हमें अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो इस एल्किन का नाम हमारा क्या है? तो ये एल्किन हमारी है 2-methyl प्रोपिन। ओके, तो यहाँ पर हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि एल्किन के ओजोनोलाइसिस से जो एसीटोन और फॉर्मेल्डिहाइड बनते हैं वो एल्किन हमारी कौन सी हो जाएगी? 2-methyl प्रोपिन, 2-methyl प्रोपिन। ओके, बेंजोइक अम्ल A के साथ तथा फिनॉल B के साथ क्रिया करके बेंजीन बनाते हैं। A एवं B क्रमशः है। यहाँ पर जो हमारा बेंजोइक अम्ल है वो A के साथ क्रिया करता है और फिनॉल है वो B के साथ क्रिया करता है और दोनों क्रिया करके क्या बनाते हैं? बेंजीन बनाते हैं। तो बेंजोइक अम्ल और फिनॉल दोनों के साथ जो A और B जो क्रिया कर रहे हैं वो क्रमशः कौन कौन है? सोडा लाइम एवं जिंक चूर्ण, जिंक चूर्ण एवं सोडा लाइम, जिंक चूर्ण एवं NaOH, सोडा लाइम एवं कॉपर। बेंजोइक एसिड रिएक्ट विथ A एंड फिनॉल रिएक्ट विथ B टू फॉर्म बेंजीन। A एंड B आर रेस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर जो बेंजोइक एसिड है वो A के साथ रिएक्ट कर रहा है और जो फिनॉल है वो B के साथ रिएक्ट कर रहा है और दोनों हमारे क्या बना रहे हैं? बेंजीन बना रहे हैं। तो यहाँ पर A और B सोडा लाइम एंड ZN पाउडर एंड सोडा लाइम, ZN पाउडर एंड NaOH, सोडा लाइम एंड कॉपर। तो इस क्वेश्चन का आंसर निकालने का प्रयास करें और इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखें। तो यहाँ पर A और B दोनों कौन कौन है उसको हम निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये हमारा बेंजोइक अम्ल जिसमें बेंजीन के साथ में कौन सा ग्रुप जुड़ा हुआ है? COOH। अब यहाँ पर ये जो बेंजोइक अम्ल है उसकी अभिक्रिया करवा रहे हैं NaOH प्लस EaO, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में हमारा है कैल्शियम ऑक्साइड। दोनों को मिला करके जब इसके साथ में उसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर इसका क्या होता है? डीकार्बोक्सिलेशन। तो डीकार्बोक्सिलेशन के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर CO2 गैस है वो बाहर निकलती है ना, तो उसको हम क्या कहते हैं? डीकार्बोक्सिलेशन। और हमारा किसका निर्माण होता है? बेंजीन का निर्माण होता है। तो यहाँ पर NaOH और CaO उसको हम क्या कहते हैं? सोडा लाइम। तो हमारा जो बेंजोइक अम्ल जो है वो A के साथ जो रिएक्ट करता है तो A हमारा कौन है? सोडा लाइम, जिससे किसका निर्माण होता है? बेंजीन का।
फिर उसके बाद हमारा दूसरा कौन है, फिनॉल। बेंजीन के ऊपर जब OH होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, फिनॉल। और फिनॉल को हम जिंक पाउडर है ना, जिंक चूर्ण के साथ में जब इसको हम गर्म करते हैं तो क्या होता है, ये जो जिंक है वो यहाँ से फिनॉल के अंदर ऑक्सीजन को निकाल देता है और वो किस में बदल जाता है, ZNO। और जो फिनॉल है वो हमारा किस में चेंज हो जाता है, बेंजीन के अंदर। तो यहाँ पर फिनॉल का क्या होता है, रिडक्शन होता है, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन बाहर निकलती है। तो इसका मतलब हमारा जो फिनॉल है वो किसके साथ रिएक्ट करता है, ZN के साथ है ना। जो हमारा बी जो है वो कौन है, जिंक चूर्ण ZN के साथ में रिएक्ट करता है और क्या बनाता है, बेंजीन। ओके, तो हमारा ये जो बेंजोइक अम्ल जो है वो ए के साथ जब अभिक्रिया करता है तो ए हमारा कौन है, तो ये हमारा है सोडा लाइम है ना। और फिनॉल हमारा जब बी के साथ अभिक्रिया करता है तो बी कौन है हमारा, जिंक चूर्ण। मतलब हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो हमारा इसका क्या है, सही आंसर। एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन प्रत्येक के 1 मोल के दहन से CO2 के कितने मोल प्राप्त होंगे। मतलब हमारे जो एल्केन होते हैं, एल्किन होती है और जो एल्काइन होती है, उसका हमें 1 मोल का क्या करना है, दहन करना है। तो दहन से जो CO2 बनेगी उसके कितने मोल बनेंगे। 4 ऑप्शन आपके सामने है, एल्केन से N, एल्किन से 2N और एल्काइन से 3N है ना। N कौन है यहाँ पे, जो एल्केन, एल्किन और एल्काइन तीनों के अंदर जो कार्बन के जो नंबर है वो हमारे कौन होते हैं, N। ओके, और सेकंड ऑप्शन हमारा दिया है कि एल्केन से 3N, एल्किन से N और एल्काइन से 2N। थर्ड ऑप्शन के अंदर हमारा है सभी से N CO2 हमारे बनेंगे और फोर्थ में है सभी से 2N बनेंगे। How many mole of CO2 will be obtained from the combustion of 1 mole of each alkane, alkene and alkyne? Option first, N from alkane, 2N from alkene and 3N from alkyne. Option second, 3N from alkane, N from alkene and 2N from alkyne. Option third, N from all और option fourth, 2N from all. यदि आप आंसर निकाल सकते हो तो वीडियो को पॉज करके कमेंट में जवाब जरूर दें। तो कितने मोल CO2 के बनेंगे, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर तीनों के दहन, एल्केन के दहन, एल्किन का दहन और एल्काइन का दहन, तीनों के दहन के अंदर हमारा ये तीनों के फॉर्मूले हैं। CnH2n+2 हमारा एल्केन का है, CnH2n वो एल्किन का है और CnH2n-2 एल्काइन का। ओके, जब एल्केन का दहन होता है उस समय हमें कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो 3n+1/2 ऑक्सीजन चाहिए। एल्किन का दहन होता है उस समय कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो 3n/2 ऑक्सीजन चाहिए। और एल्काइन के दहन में कितनी ऑक्सीजन चाहिए, तो 3n-1/2 ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। तो ये तो होगी हमारी ऑक्सीजन की आवश्यकता है ना। अब उससे हमारे कार्बन डाइऑक्साइड कितने बनते हैं, तो यहाँ पे जितने नंबर ऑफ कार्बन है, ये तीनों के अंदर जितने नंबर ऑफ कार्बन है उतनी ही हमारी क्या बनती है, CO2। मतलब NCO2, NCO2 और NCO2। इसका मतलब ये होगा कि एल्केन, एल्किन और एल्काइन तीनों के अंदर हमारे CO2 के कितने मोल बनते हैं, तो सभी से N मोल ही प्राप्त होते हैं। और साथ में ये भी चेक कर लीजिए कि हमारे वाटर के मॉलिक्यूल कितने बनते हैं। तो एल्केन के अंदर N+1H2O बनता है, एल्किन के अंदर NH2O और एल्काइन के अंदर हमारा बनता है कितना, N-1H2O। ओके, तो यहाँ पर एल्केन, एल्किन और एल्काइन तीनों के 1 मोल के दहन से जो CO2 बनते हैं वो हमारे कितने बनते हैं, सभी से N मोल CO2 हमें प्राप्त होते हैं। मतलब इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, निम्न अभिक्रिया किसका प्रकार है। आपके सामने ये अभिक्रिया दी हुई है। ये जो अभिक्रिया है वो कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है, वो हमारी योगात्मक अभिक्रिया का प्रकार है, या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है, या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया का प्रकार है। ये अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया का प्रकार है, उसका आंसर निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर एक तो जो एथिल ब्रोमाइड होता है ना, CH3CH2Br, और यहाँ पर भी एथिल ब्रोमाइड है, CH3CH2Br। तो ये जो एथिल ब्रोमाइड की जब KOH के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो 2 प्रकार की अभिक्रिया होती है। एक तो KOH की AQ मतलब एक्वस, एक्वस मतलब जलीय KOH, तो इसमें KOH है वो जल के अंदर घुला हुआ है। और दूसरी CH3CH2Br हमारा जो एथिल ब्रोमाइड है उसकी रिएक्शन हो रही है एल्कोहलिक KOH, ALC मतलब एल्कोहलिक KOH, मतलब KOH है वो एल्कोहल के अंदर घुला हुआ है। तो दोनों प्रकार की रिएक्शन के उत्पाद जो होते हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। इसमें तो हमारा उत्पाद बनता है एल्कोहल बनता है ना, CH3CH2OH, और इसमें हमारा उत्पाद बनता है हमारा क्या बनता है, एल्कीन। ओके, तो इस अभिक्रिया के अंदर क्या होता है, तो इस अभिक्रिया के अंदर जो एल्कोहलिक KOH होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो OH- है ना, OH- आयन जो हमारा नाभिक स्नेही है वो यहाँ पर क्या करता है कि इस एथिल ब्रोमाइड पर बैक साइड से क्या करता है, अटैक करता है इस वाले कार्बन पे। ओके, तो यहाँ पर जो Br है वो निकल जाता है और OH है वो इसके साथ में जुड़ जाता है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, एल्कोहल बन जाता है। तो इस अभिक्रिया के अंदर ये जो नाभिक स्नेही है ना, वो यहाँ पर Br का क्या करता है, प्रतिस्थापन करता है। तो ये अभिक्रिया हमारी कौन सी हो जाएगी, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। ओके, और इस अभिक्रिया के अंदर जो एथिल ब्रोमाइड की एल्कोहलिक KOH के साथ में अभिक्रिया करवाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि विलोपन अभिक्रिया होती है। विलोपन अभिक्रिया होती है मतलब एक कार्बन से तो Br निकलता है और दूसरे कार्बन से हमारा H+ निकलता है, और दोनों कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड आ जाता है, डबल बॉन्ड आ जाता है और एल्किन बन जाती है। मतलब यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया होती है, विलोपन अभिक्रिया। तो इन दोनों अभिक्रियाओं के अंदर हमें ध्यान क्या रखना है कि हमारी एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया एक्वस KOH के साथ में हो रही है या एल्कोहलिक KOH के साथ में हो रही है। तो जिसके साथ हो रही है उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। ओके, तो यहाँ पर एथिल ब्रोमाइड जो है उसकी अभिक्रिया किसके साथ हो रही है, एक्वस KOH है ना, जलीय KOH के साथ में हो रही है। तो जब जलीय KOH के साथ में एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया होती है तो हमारा क्या बनता है, एल्कोहल बनता है। मतलब यहाँ पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है, हमारी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया हो रही है। तो ये अभिक्रिया हमारा किसका प्रकार है, तो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया का क्या है, प्रकार है। ओके, चलावयवता एक विशेष प्रकार की है। हमारी जो चलावयवता है वो
हमारी किस प्रकार की समावेयता है ना। पहला ऑप्शन हमारा है श्रृंखला समावेयता, दूसरा हमारा है स्थिति समावेयता, तीसरा हमारा है त्रिविम समावेयता और फोर्थ हमारा है क्रियात्मक समूह समावेयता। मतलब जो चलावेयता होती है वो हमारी किस प्रकार की समावेयता का एक उदाहरण है ना, उसका आंसर हमें देना है। तो सबसे पहले हमारी जो चलावेयता होती है उसका जो उदाहरण है एग्जाम्पल, उसके द्वारा हम समझते हैं कि ये हमारी किस प्रकार की समावेयता है ना। ध्यान से देखिएगा, चलावेयता जिसका उदाहरण आपके सामने है उसका उदाहरण हमारा है एसीटोन है ना। एसीटोन जिसका फॉर्मूला हमारा है CH3COCH3, इसका आईयूपीएसी नाम हमारा होता है 2-प्रोपेनॉन है ना। तो इस एसीटोन के अंदर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा, ये जो एसीटोन होता है जिसका ये कौन सा रूप है, ये कीटो रूप। कीटो रूप का मतलब क्या, इसमें जो एसीटोन है उसका फॉर्मूला कीटोन के रूप में है ना, तो ये हमारा हो जाएगा कीटोन ग्रुप। तो इसके अंदर क्या होता है कि इसका ये जो हाइड्रोजन रहता है, इस कार्बन का हाइड्रोजन है ना, जिसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं, वो कार्बन का हाइड्रोजन के अंदर जो H+ रहता है ना, प्रोटॉन, तो ये जो H+ होता है वो हमारा ट्रांसफर होता है इस ऑक्सीजन के ऊपर। ओके, तो जब ये H+ यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर ट्रांसफर होता है तो ये हमारा चेंज होता है किसके अंदर, OH के अंदर चेंज हो जाता है। और इसका जो डबल बॉन्ड है ये रहा है ना, ये जो डबल बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग हो जाती है इस कार्बन के ऊपर है ना। मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है कि ये कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाता है। तो ये जो नया फॉर्मूला बना उसको हम क्या कहते हैं, इनोल ग्रुप। इनोल ग्रुप के अंदर क्या होता है, तो इनोल ग्रुप के अंदर हमारा एक तो डबल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और उसी डबल बॉन्ड वाले कार्बन के साथ में OH ग्रुप जुड़ा रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, इनोल कहते हैं। ओके, तो इसका मतलब ये हुआ कि एसीटोन के अंदर एक ही कंपाउंड के अंदर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या होता है, एक तो उसका कीटो रूप भी होता है और दूसरा उसका साथ में इनोल रूप भी होता है। तो इस प्रकार की जो समावेयता होती है उसको हम क्या कहते हैं, चलावेयता कहते हैं। तो चलावेयता के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर एक तो कीटो रूप बन रहा है और एक इनोल रूप बन रहा है। तो कीटो रूप के अंदर हमारा होता है कीटोन ग्रुप और इनोल के अंदर हमारा होता है एल्कोहल का ग्रुप। मतलब कीटोन और एल्कोहल दोनों क्या है, अलग अलग हमारे क्रियात्मक समूह है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चलावेयता जो होगी वो हमारी किस प्रकार की समावेयता होगी, क्रियात्मक समूह समावेयता होगी। तो हमारी जो चलावेयता जो है वो हमारी किस प्रकार की समावेयता है, तो वो हमारी है क्रियात्मक समूह समावेयता का ही एक प्रकार है ना। चलावेयता जो है वो क्रियात्मक समूह समावेयता का क्या है, एक प्रकार। ओके, नीचे दी गई योगात्मक अभिक्रिया के प्रथम पद में मध्यवर्ती Z होगा। आपके सामने ये अभिक्रिया दी है जिसमें ये हमारी एल्किन है और उसके साथ में H+ है ना, हाइड्रोनियम आयन उसके साथ में जुड़ रहा है, योगात्मक अभिक्रिया हो रही है। तो इसका जो Z बनेगा वो क्या बनेगा वो हमें बताना है। ओके, तो यहाँ पर Z जो बनेगा वो क्या क्या बन सकता है, तो या तो द्वितीय कार्बोनियम आयन बन सकता है या प्राथमिक कार्बोनियम आयन बनता है, द्वितीय कार्बेनायन बनता है या प्राथमिक कार्बेनायन बनता है। ओके, ये कार्बोनियम का मतलब होता है C+ है ना, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज होता है तो उसको हम कहते हैं कार्बोकेटायन। ओके, और कार्बोनायन का मतलब होता है C-, मतलब कार्बन के ऊपर जब माइनस होता है उसको हम कहते हैं कार्बेनायन। ओके, तो इस योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हमारा जो Z बनेगा वो क्या बनेगा वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर ये जो H+ है ना, ये जो H+ है वो इस एल्किन के साथ में जुड़ रहा है। ओके, जब ये H+ इस एल्किन के साथ में जुड़ता है तो दो संभावनाएं बनती है। जब ये H+ यदि इस वाले कार्बन के साथ में जुड़े, ओके, तो उस समय जो Z बनेगा वो Z हमारा कौन सा बनेगा, ध्यान से देखना, ये वाला बनेगा, जिसमें ये वाला जो CH2 है वो हमारा बन जाएगा CH3 के अंदर और इस कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा, प्लस चार्ज। ओके, मतलब ये हमारा बना द्वितीय कार्बोनियम आयन। ये जो कार्बोकेटायन जो बना हमारा कौन सा बना, वो द्वितीयक, उसमें जो C+ है उसके साथ में दो कार्बन जुड़े। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये जो H+ है वो हमारा इस वाले कार्बन के साथ में जुड़े। ओके, इस वाले कार्बन के साथ में जब H+ जुड़ेगा तो हमारा ये वाला कार्बोनियम आयन बनेगा, जिसमें ये वाला कार्बन तो CH3 रहेगा, ये वाला हमारा CH2 हो जाएगा और यहाँ पर CH2 के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज। तो ये हमारा कौन सा कार्बोनियम आयन बना, ये हमारा बना प्राथमिक कार्बोनियम आयन। मतलब इस अभिक्रिया के अंदर दो कार्बोनियम आयन बने, एक तो हमारा बना द्वितीय कार्बोनियम आयन और दूसरा हमारा बना प्राथमिक कार्बोनियम आयन। तो दोनों में से कौन सा कार्बोनियम आयन बनेगा, तो जो कार्बोनियम आयन ज्यादा स्टेबल होगा वो हमारा Z जो मध्यवर्ती है उसके रूप में बनेगा। तो हम जानते हैं कि हमारे जो द्वितीय कार्बोनियम आयन होता है वो हमारा क्या होता है, मोर स्टेबल होता है। ये किससे ज्यादा स्थायी होता है, तो हमारे प्राथमिक कार्बोनियम आयन से है ना। ये जो प्राथमिक कार्बोनियम जो आयन है उससे हमारा ज्यादा स्थायी होता है द्वितीय कार्बोनियम आयन। तो इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो जाएगा द्वितीय कार्बोनियम आयन जो Z के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। और ये दोनों कौन है, द्वितीय कार्बन आयन और प्राथमिक कार्बन आयन। यहाँ पर तो कार्बन आयन तो बनते ही नहीं है, कार्बोनियम बनते हैं। ओके, तो ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गई और इन दोनों में से हमारा कौन सा बनेगा, द्वितीय कार्बोनियम आयन। ओके, किसी विलयन के अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं। विलयन के जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं वो किसके ऊपर निर्भर करते हैं, विलय के कणों की प्रकृति पर, विलय के कणों की संख्या पर, विलय के कणों की प्रकृति पर और विलय के कणों के भौतिक गुणों पर। तो आप सभी को पता ही है कि हमारे जो विलयन के जो अणु संख्या गुणधर्म होते हैं वो हमारे विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलय के कणों और विलय के कणों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ओनली हमारे जो विलय होते हैं ना, केवल विलय के कणों की संख्या पर विलयन के अणु संख्या गुणधर्म निर्भर करते हैं। ये विलयन के अणु संख्या गुणधर्म कौन कौन से होते हैं,
तो विलयन के अणुसंख्यक गुणधर्म कुल 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमारा होता है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, दूसरा हमारा होता है क्वथनांक में उन्नयन, तीसरा हमारा होता है हिमांक में अवनमन और चौथा हमारा होता है परासरण दाब। ये 4 प्रकार के जो गुणधर्म होते हैं वो हमारे विलयन के क्या होते हैं, अणुसंख्या गुणधर्म, जो विलय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं। ओके, कॉलम फर्स्ट में दिए गए आइटम एवं कॉलम सेकंड में दिए गए विलयनों के प्रकार का सही मिलान चुनिए। यहाँ पर कॉलम फर्स्ट के अंदर आपको 4 उदाहरण आपको दिए हैं और कॉलम सेकंड के अंदर ये जो 4 एग्जाम्पल हैं उसके अंदर कौन से विलयन का प्रकार है, वो विलयन का प्रकार आपके सामने दिया हुआ है। तो चारों में से हमारा एक विलयन का प्रकार है वो सही है और 3 हमारे क्या है, गलत है। तो कौन सा सही है कौन सा गलत है उसे निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, पहला ऑप्शन हम लेते हैं कार्बोनिकृत जल, है ना। तो कार्बोनिकृत जो जल होता है वो किससे मिलकर बना होता है, तो वो हमारा बना होता है एक तो CO2 प्लस H2O। मतलब जब वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड गैस जब घुल जाती है तो उसको हम कहते हैं कार्बोनिकृत जल। ओके, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड हमारी गैस है और वाटर हमारा क्या है, द्रव, मतलब गैस का द्रव में विलयन है ना। और यहाँ क्या लिखा हुआ है, ठोस का द्रव में विलयन, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है। ये कार्बोनिकृत जल हमारा गैस का द्रव में विलयन है। ओके, अब सेकंड बात करते हैं गैसोलीन की। गैसोलीन हमारी जो होती है वो किसके अंदर होती है, तो वो हमारी होती है पेट्रोलियम जो पदार्थ होते हैं उसके अंदर। तो पेट्रोलियम पदार्थों के अंदर जो हमारे तरल जो हाइड्रोकार्बन रहते हैं ना, द्रव अवस्था में जो हाइड्रोकार्बन रहते हैं उसका जो मिश्रण होता है उसको हम क्या कहते हैं, गैसोलीन कहते हैं। ओके, मतलब यहाँ पर जो गैसोलीन होता है वो द्रव का द्रव में विलयन है ना, गैस का द्रव में विलयन नहीं है। द्रव का द्रव में विलयन है हमारा गैसोलीन, गैस का द्रव में विलयन नहीं है। तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। उसके बाद तीसरा हमारा है जर्मन सिल्वर, है ना। जर्मन सिल्वर हमारा यहाँ पर मिश्र धातु है। क्या है हमारा, मिश्र धातु। तो मिश्र धातु किससे मिलकर बना होते हैं, तो मिश्र धातु के अंदर ठोस का ठोस में विलयन पाया जाता है ना। तो जर्मन सिल्वर हमारा कौन सा मिश्रण है, ठोस का ठोस में विलयन। ओके, तो ये वाला मिलान जो थर्ड वाला जो मिलान है वो हमारा क्या है, सही आंसर। ओके, इस जर्मन सिल्वर की एक बात और आपको बता देता हूँ, ये जो मिश्र धातु होती है उसके अंदर कोई सिल्वर नहीं होती है, उसके अंदर कॉपर, निकल और जिंक, ये 3 धातुएं पाई जाती है। इसमें कोई सिल्वर होती नहीं, लेकिन इसका नाम क्या है, जर्मन सिल्वर। तो ये इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना कि जर्मन सिल्वर के अंदर हमारी सिल्वर होती नहीं है और कॉपर, निकल और जिंक धातु हमारी पाई जाती है। उसके बाद चौथा ऑप्शन है उसको भी चेक कर लेते हैं। हमारा जो समुद्री जल होता है, समुद्री जल मतलब खारा जल, खारा जल मतलब NaCl है, वो किसके अंदर मिला हुआ है, वाटर के अंदर, है ना। NaCl प्लस वाटर, तो वो हमारा बन जाता है समुद्री जल। तो वहां पर NaCl क्या होता है, ठोस, और वाटर क्या है, द्रव, मतलब ठोस का द्रव में विलयन है ना। ये द्रव का द्रव में विलयन नहीं है। ओके, तो ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो थर्ड ऑप्शन जर्मन सिल्वर है वो ठोस का ठोस में विलयन है, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, नियोन के निम्न 3 समस्थानिकों के आपेक्षिक विसरण की दर क्या होगी। मतलब आपके सामने ये नियोन के 3 समस्थानिक दिए हुए हैं, इन तीनों समस्थानिकों के आपेक्षिक विसरण की दर क्या होगी। तो इन 4 ऑप्शनों में से उनका सही क्रम क्या होगा वो हमें निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, तो जो समस्थानिक होते हैं उनके जो विसरण की जो दर होती है वो ग्राम के नियम के अनुसार होती है ना, ग्राम्स लो। तो ग्राम के नियम के अनुसार जो विसरण की दर होती है वो क्या होती है, तो वो विसरण की जो दर होती है आर, वो हमारी व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसके, तो मोलर द्रव्यमान का जो अंडर रूट है ना उसके क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका द्रव्यमान, मोलर द्रव्यमान यदि हमारा कम होगा उसकी विसरण की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि दोनों आपस में दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती। और मोलर द्रव्यमान जितना कम होगा उतनी विसरण की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। ओके, दोनों आपस में एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, तो हमारे नियम के समस्थानिक कौन कौन से हैं, तो एक तो हमारा ये 20 वाला है, एक 21 वाला है और एक 22 वाला है। इसका मतलब ये हुआ कि 22 वाला जिसका मोलर द्रव्यमान ज्यादा है उसकी विसरण की दर सबसे कम होगी, और 20 वाला जिसका मोलर द्रव्यमान कम है उसकी विसरण की दर क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हमारे विसरण की दर का जो सही क्रम होगा जो आपके सामने है कि 20 वाले की विसरण की दर सबसे ज्यादा होगी, उससे कम हमारी 21 वाले की और उससे कम हमारी 22 वाले की। ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा जिसमें 20 वाले की विसरण की दर हमारी सबसे ज्यादा होगी, उससे कम 21 वाले की होगी और सबसे कम हमारी 22 वाले की होगी। मतलब हमारा जो ऑप्शन फर्स्ट है वो उसका क्या हो जाएगा, सही आंसर। ओके, निम्न में से असत्य कथन है। आपके सामने ये 4 कथन दिए हैं, चारों में से कौन सा कथन हमारा सत्य नहीं है उसे निकालना है। तो पहला कथन हमारा है अधिक वाष्पशील द्रवों का वाष्प दाब अधिक होता है। मतलब ऐसे द्रव जो अधिक वाष्पशील होते हैं ना, मतलब वाष्पीकरण की दर उनके अंदर क्या होती है, ज्यादा होती है। जब वाष्प ज्यादा बनती है तो उस वाष्प के द्वारा जो डाला गया जो वाष्प दाब होता है वो हमारा क्या होता है, अधिक होता है। मतलब पहला कथन हमारा सही है कि अधिक वाष्पशील द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है, अधिक होता है। ओके, तो पहला कथन हमारा सही है। ओके, दूसरे कथन के अंदर जा रहे हैं, ताप में वृद्धि के साथ वाष्पीकरण की दर में भी वृद्धि होती है। मतलब जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वैसे वैसे वाष्प के बनने की दर में क्या होती है, वृद्धि, है ना। मतलब ताप में वृद्धि करेंगे तो वाष्पीकरण की दर में भी क्या होगी, वृद्धि। मतलब दूसरा कथन भी हमारा क्या है, सही है। तीसरे कथन के अंदर हम जा रहे हैं, ताप में वृद्धि के साथ द्रवों का वाष्प दाब कम होता है ना। तो जैसे अभी मैंने बताया कि जब ताप में वृद्धि करते हैं तो वाष्प के बनने की दर में क्या होती है, वृद्धि। तो वाष्प दाब के अंदर भी क्या होगी, वृद्धि होगी। लेकिन यहाँ क्या लिखा हुआ है कि ताप में वृद्धि के साथ
द्रवों का वाष्प दाब क्या होता है, कम होता है। नहीं, वाष्प दाब कम नहीं होता है, वाष्प दाब क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। मतलब ये कथन हमारा सत्य नहीं है ना, असत्य कथन है। और चौथा कथन हम देखते हैं, डाई मेथिल ईथर एथिल अल्कोहल की तुलना में शीघ्र वाष्पित होता है। तो हमारा जो डाई मेथिल ईथर होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो हाइड्रोजन जो बंद होते हैं ना, हाइड्रोजन बंद है ना, हाइड्रोजन बंद होते हैं वो बनते नहीं है। और जबकि जो हमारा एथिल अल्कोहल होता है उसके अंदर किसका, हाइड्रोजन बंद का फॉर्मेशन होता है। तो डाई मेथिल ईथर के अंदर किसी भी प्रकार का हाइड्रोजन बंद नहीं बनने के कारण है ना, वो हमारा क्या होता है, एथिल अल्कोहल की तुलना में शीघ्र वाष्पित होता है। मतलब ये हमारा कथन भी क्या है, सत्य है। तो यहाँ पर 4 कथनों में जो हमारा थर्ड कथन था वो हमारा क्या था, असत्य था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा थर्ड। ओके, आणविक ठोस का उदाहरण है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, उसमें से आणविक ठोस कौन कौन से हैं वो हमें बताने। पहला हमारा है सल्फर, सल्फर S8, मतलब सल्फर के अंदर जो 8 परमाणु होते हैं वो मिल करके सल्फर का एक अणु बनाते हैं। और ये जो S8 होता है वो ठोस अवस्था में होता है। मतलब ये हमारा कौन सा ठोस है, आणविक ठोस है। इसके अंदर S8 के बीच में कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, वंडरवाल बॉन्ड उनके बीच में पाया जाता है। ओके, मतलब हमारा सल्फर जो S8 है वो हमारा कौन सा ठोस है, आणविक ठोस है। ओके, सेकंड हमारा है आयोडीन, आयोडीन I2। तो आयोडीन जो I2 होता है वो भी ठोस अवस्था में होता है। मतलब ये भी हमारा कौन सा ठोस है, आणविक ठोस है ना। I2 जो अणु है उसका जो ठोस बन रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, आणविक ठोस। मतलब इसका मतलब ये होगा कि सल्फर S8 एवं आयोडीन I2 दोनों हमारे कौन से ठोस के उदाहरण हैं, आणविक ठोस के उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ऑप्शन फोर्थ है वो क्या कह रहा है हमारा, जर्मेनियम Ge एवं सिलिकॉन Si दोनों, क्या ये आणविक ठोस के उदाहरण है? नहीं, ये हमारे आणविक ठोस के उदाहरण नहीं है। ये जर्मेनियम और ये सिलिकॉन दोनों हमारे क्या हैं, उपधातु हैं। क्या है ये हमारे उपधातु। और ये दोनों कौन से जालक बनाते हैं, तो ये हमारे जो ठोस अवस्था में होते हैं वो सहसंयोजक जालक बनाते हैं। कौन से जालक बनाते हैं, सहसंयोजक जालक। मतलब ये हमारे आणविक ठोस के उदाहरण नहीं है। तो हमारा आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन थर्ड, आयोडीन और ये सल्फर दोनों हमारे क्या है, आणविक ठोस। ओके, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। यहाँ पर ये 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों के अंदर आपको कुछ ठोस दिए हुए हैं। जैसे यहाँ आयोडीन दिया हुआ है, यहाँ सिलिकॉन कार्बाइड दिया हुआ है, यहाँ लिथियम क्लोराइड दिया है और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है आयोडोफॉर्म, है ना। तो ये जो हमारे 4 जो ठोस दिए हैं उसके सामने उनकी विशेषताएं दी हैं, तो उसमें से किसकी विशेषता सही नहीं है उसका जवाब हमें देना है। ओके, तो पहला हम लेते हैं आयोडीन। ओके, तो आयोडीन हमारा कैसा होता है, ठोस होता है। और इसकी क्या विशेषताएं दी है, एक तो ये स्लेटी होता है, उसका गलनांक कितना होता है, 1495। नहीं, यहाँ पर आयोडीन का जो गलनांक होता है वो 114 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है ना, 1495 डिग्री सेल्सियस होता नहीं है। मतलब ये हमारा गलनांक क्या है, गलत है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ठोस एवं द्रव दोनों अवस्था में विद्युत का चालन करता है। नहीं, ये भी यहाँ पर सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि हमारा आयोडीन है वो कौन सा ठोस है, आणविक ठोस है, तो वो ठोस और द्रव अवस्था के अंदर विद्युत का चालन करता नहीं है। मतलब ये हमारा जो पहला जो ऑप्शन है वो हमारा सही नहीं है, ये हमारा क्या है, गलत है। ओके, दूसरे ऑप्शन के अंदर हम जा रहे हैं, हमारा सिलिकॉन कार्बाइड। ओके, सिलिकॉन कार्बाइड हमारा कैसा होता है, अत्यंत कठोर होता है, बिल्कुल सही, काला ठोस होता है। ओके, और 2700 डिग्री सेल्सियस पर ऊर्ध्वपातन होता है। मतलब इतने डिग्री सेल्सियस पर इसका क्या हो जाता है, ऊर्ध्वपातन, है ना। मतलब डायरेक्ट ठोस से गैस में चेंज हो जाता है। मतलब ये सही है। ओके, उसके बाद हमारा दिया हुआ है लिथियम क्लोराइड। ओके, लिथियम क्लोराइड का यहाँ पर दिया हुआ है, तो सफेद ठोस होता है, इसका गलनांक हमारा 613 डिग्री सेल्सियस होता है, और द्रव होता है वो विद्युत का चालन करता है परंतु ठोस नहीं। ये हमारा जो आयनिक जो ठोस है तो वो ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करता है, लेकिन वो द्रव अवस्था के अंदर विद्युत का चालन हमारा करता है। क्यों, क्योंकि ठोस के अंदर जो आयन होते हैं वो फ्री होते नहीं है, और द्रव अवस्था के अंदर जो आयन क्या होते हैं, फ्री होते हैं, इसलिए द्रव के अंदर ये विद्युत का चालन करता है। ओके, और उसके बाद लास्ट हमारा है आयोडोफॉर्म, CH3। तो CH3 के अंदर क्या विशेषता दी हुई है कि ये हमारा एक तो पीला ठोस होता है, इसकी विशिष्ट गंध होती है। ओके, सही है ना। और उसका गलनांक होता है 120 डिग्री सेल्सियस। मतलब ये तीनों बातें CH3 मतलब आयोडोफॉर्म से रिलेटेड बिल्कुल सही है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि सिलिकॉन कार्बाइड वाली जो मिलान वो सही है, लिथियम क्लोराइड वाला सही है, और ये हमारा जो आयोडोफॉर्म वाला वो भी सही है। लेकिन ये जो फर्स्ट ऑप्शन के अंदर ये जो हमारा आयोडीन से संबंधित जो बातें लिखी है वो हमारी सही नहीं है। मतलब ये वाला मिलान सही नहीं है। ओके, KBr का 1.135 m है ना, यहाँ पर m स्मॉल है ना, मतलब यहाँ पर मोललता की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है, तो 1.135 m विलियन बनाया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। फर्स्ट ऑप्शन हमारा है कि 1.190 ग्राम KBr को 1 लीटर जल में घोलकर। सेकंड ऑप्शन हमारा है 1.135 ग्राम KBr को 1 लीटर जल में घोलकर। थर्ड ऑप्शन हमारा है कि 1.135 मोल KBr को 500 ग्राम जल में घोलकर। और फोर्थ ऑप्शन हमारा है कि 1.135 मोल KBr को 1 किलोग्राम जल में घोलकर। ओके, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि चारों में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पर हमें जो विलेन बनाना है 1.135 m मतलब मोलल सांद्रता, मतलब मोललता। ओके, तो मोललता हम कैसे निकालते हैं, तो इसके अंदर जो विलायक रहते हैं, विलायक हमारा कौन है, जल, तो जल को हम किस में लेते हैं, किलोग्राम और ग्राम के अंदर लेते हैं, तो ये हमें मोललता प्राप्त होती है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के अंदर जो जल है, जो विलायक है, वो लीटर के अंदर दिया है,
मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे सही नहीं है। क्यों? क्योंकि मोललता के अंदर जो जल होता है उसको हम किस में लेंगे? ग्राम और किलोग्राम के अंदर। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना। तो हमारी जो मोललता होती है, जो एम होती है, वो विलायक की प्रति किलोग्राम विलय के मोलों की संख्या होती है। मतलब जो प्रति किलोग्राम जो विलायक होता है उसके अंदर हम कितने विलय के मोल घोलते हैं वो हमारी कहलाती है मोललता। उसका जो फॉर्मूला होता है एम इज इक्वल एन अपॉन डब्ल्यू। तो एन हमारे कौन है? विलय के मोलों की संख्या, और डब्ल्यू कौन है? विलय का द्रव्यमान जो किलोग्राम के अंदर है। ओके, तो यहाँ पर विलय के मोल यदि हम 1.135 यदि हम लें और विलायक का जो द्रव्यमान है वो यदि हम 1 किलोग्राम लें, है ना, कितना किलोग्राम? 1 किलोग्राम लें, तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा उसकी जो मोललता, जो एम की वैल्यू प्राप्त होगी वो कितनी प्राप्त होगी? तो 1.135 एम जो मोललता है वो हमें प्राप्त हो जाएगी, जो हमें इस सवाल के अंदर हमें निकालनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1.135 जो मोल यदि 1 किलोग्राम यदि विलायक के अंदर हम घोलेंगे तो हमारा 1.135 जो मोलल सांद्रता हमें प्राप्त हो जाएगी। तो ये ऑप्शन हमारा कौन सा है? ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन तो पहले से ही गलत है, क्योंकि यहाँ पर जो जल है वो किसमें लिखा हुआ है? लीटर के अंदर लिखा हुआ है, मतलब ये ऑप्शन तो दोनों नहीं है। अब थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन के अंदर हम जाते हैं। तो यहाँ पर जो जल है, जो विलायक है, वो यहाँ पर 500 ग्राम है और यहाँ पर 1 किलोग्राम है। तो हमारा विलायक यहाँ पर कितना लेना पड़ेगा हमको? 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम हमारा जल जो है विलायक है, उसके अंदर हम 1.13 मोल यदि KBr को हम घोलेंगे तो उसकी जो मोलल सांद्रता है वो हमें 1.135 एम प्राप्त हो जाएगी। मतलब KBr का ये वाला जो सॉल्यूशन है वो बनाने के लिए हमें 1.135 मोल KBr को 1 किलोग्राम जल के अंदर घोलेंगे तो ये मोलल कंसंट्रेशन हमें प्राप्त हो जाएगी। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन फोर्थ हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, 2HI चेंज इंटू H2 प्लस I2। अभिक्रिया में AR गैस मिलाने पर HI का जो वियोजन है वो स्थिर दाब और स्थिर आयतन दोनों पर रुक जाएगा। स्थिर दाब पर बढ़ेगा जबकि स्थिर आयतन पर कम होगा। उसके बाद स्थिर दाब पर कम होगा जबकि स्थिर आयतन पर बढ़ेगा। और चौथा ऑप्शन स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन दोनों पर अप्रभावित रहेगा। तो कौन सा ऑप्शन हमारा सही है उसका आंसर हमें निकालना है। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है? एक अभिक्रिया है जो साम्य अवस्था के अंदर है ना, और ये अभिक्रिया किसी बंद पात्र के अंदर हो रही है। ये एक बंद पात्र है, उसके अंदर हमारी जो साम्य अवस्था वाली जो अभिक्रिया हो रही है 2HI चेंज हो रहा है हमारा, किस में चेंज हो रहा है? H2 और I2 के अंदर, है ना। मतलब इसमें HI जितना H2 और I2 के अंदर चेंज हो रहा है उतना ही H2 I2 है वो HI के अंदर चेंज हो रहा है। ये साम्यावस्था वाली कंडीशन है। और यहाँ पर इस कंडीशन के अंदर ये जो बंद पात्र है उसका जो आयतन और दाब है ना, एक तो हमारा स्थिर दाब और दूसरा हमारा है स्थिर आयतन, दोनों हमारे क्या है? स्थिर है। ओके, इस कंडीशन के अंदर मतलब ये जो अभिक्रिया हमारी जो साम्य अवस्था में है उसके अंदर हम क्या मिला रहे हैं? अभिक्रिया में क्या मिला रहे हैं? AR। इस अभिक्रिया के अंदर, इस पात्र के अंदर हम AR गैस को मिलाते हैं तो क्या होता है? इसका जवाब हमें देना है। ओके, तो ये हमारी जो इक्वेशन है वो साम्य अवस्था के अंदर है, और साम्य अवस्था वाली जो कंडीशन है उसके लिए हम ला शीतलीय का जो रूल्स है उसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि जब इसके अंदर हम AR गैस को मिलाते हैं तो AR गैस को मिलाने पर ये बाहर से तो दाब, इसका प्रेशर क्या है? स्थिर है, लेकिन जब AR को मिलाएंगे तो अंदर ही अंदर इस गैस का प्रेशर क्या होगा? बढ़ेगा। जब गैसों का प्रेशर बढ़ेगा तो ये गैस के मॉलिक्यूल पास पास में आएंगे, मतलब H2 और I2 दोनों मिल करके 2HI का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ अभिकारक और उत्पाद दोनों के मोलों की संख्या है ना, डेल एन की वैल्यू है हमारी उत्पाद के मोलों की संख्या। उत्पाद के मोल कितने हैं? 1 और 1 कितने हैं? 2। और अभिकारक के मोल कितने हैं? 2। मतलब अभिकारक और उत्पाद दोनों के मोलों का जो डिफरेंस है ना, वो हमारा क्या है? 0 है। मतलब अभिकारक के जितने मोल है उतने के उतने उत्पाद के मोल है। तो जब AR गैस को इसके अंदर मिलाएंगे तो अंदर ही अंदर गैसों का प्रेशर बढ़ेगा, तो H2 और I2 अपना प्रेशर कम करने का प्रयास करेंगे तो ये वो HI के अंदर कन्वर्ट हो गए, और यहाँ पर HI जो है वो उतना का उतना ही H2 और I2 में भी कन्वर्ट हो जाएगा। उसका क्या रीजन है? तो उसका रीजन है कि अभिकारक और उत्पाद दोनों के जो नंबर ऑफ जो मोल हैं, दोनों के जो मोलों की संख्या है वो क्या है? सेम है, इसलिए वो प्रेशर का कंट्रोल दोनों तरफ होगा। मतलब साम्य अवस्था के अंदर कुछ भी परिवर्तन होने वाला नहीं है। कब? इस कंडीशन के अंदर जब अभिकारक और उत्पाद दोनों के मोलों की संख्या समान हो और उसके अंदर हम यदि AR गैस को मिलाते हैं तो उस साम्य अवस्था के अंदर कुछ भी परिवर्तन, कोई भी चेंज होता नहीं है। मतलब वो ऑप्शन हमारा कौन सा है? तो स्थिर दाब एवं स्थिर आयतन दोनों पर ये जो साम्य है वो क्या रहेगा? अप्रभावित रहेगा। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। ओके, निम्न में से किस यौगिक के जलीय विलयन की pH न्यूनतम होगी?
अब ये 4 यौगिक आपके सामने हैं, इन चारों यौगिकों में से कौन से विलयन की पीएच क्या होगी, न्यूनतम, मतलब सबसे कम होगी, उसको हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले ये जो यौगिक दिए हुए हैं उनके जलीय विलयन के अंदर ये कौन से आयन देते हैं और कौन से अम्ल और क्षार देते हैं, उसको हमें निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम लेते हैं NaNO3। ओके, तो NaNO3 के अंदर क्या होता है, जैसे ही हम इसको वाटर के अंदर डिजोल्व करते हैं तो Na प्लस जो हमारा बन रहा है वो वाटर के OH के साथ में मिल जाता है और वो हमारा बनाता है यहाँ पे बेस बनाता है NaOH, और वाटर के जो H प्लस है वो हमारे NO3 के साथ में जुड़ जाते हैं तो वो हमारे बनाते हैं HNO3। मतलब ये हमारा बेस बनता है और ये एसिड बनता है। अब ये यहाँ पर एसिड और बेस दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है ना। तो दोनों स्ट्रॉन्ग होने की वजह से क्या होगा कि इसका जो पीएच की जो हमारी वैल्यू होगी वो 7 के आसपास ही हमें मिलने वाली है। क्यों? क्योंकि ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो दोनों जब आपस में मिलाएंगे तो न्यूट्रल हो जाएंगे और इसकी पीएच कितनी हो जाएगी, 7। ओके, उसी प्रकार हम आगे बढ़ते हैं Na3PO4। तो Na3PO4 के अंदर क्या होगा, Na3PO4 के अंदर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। तो एक तो बनेगा 3NaOH। ओके, NaOH के मॉलिक्यूल बनेंगे। ओके, उसके साथ में हमारा बनेगा H3PO4, मतलब ये फॉस्फोरिक एसिड बनेगा और ये हमारा NaOH बनेगा। ये भी हमारी स्ट्रॉन्ग एसिड है दोनों, तो ये यहाँ पर भी इसकी पीएच लगभग 7 के क्या होगी, आसपास ही होगी ना, अप्रोक्सीमेटली 7 होगी। उसके बाद हमारा है NH4Cl। ओके, तो NH4Cl के अंदर क्या होगा कि एक तो बनेगा NH4OH बनेगा, ये तो बनेगा बेस। ओके, उसके बाद बनेगा HCl। तो यहाँ पर HCl हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड है और NH4OH हमारा वीक है ना, मतलब दुर्बल हमारा क्षार है और ये प्रबल अम्ल है। तो दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल, मतलब प्रबल अम्ल के अंदर H प्लस आयन ज्यादा बनेंगे और OH माइनस जो आयन है वो क्या बनेंगे, कम बनेंगे, मतलब H प्लस की मात्रा ज्यादा होगी। H प्लस की मात्रा ज्यादा होगी तो इसकी पीएच हमारी 7 से क्या मिलेगी, आपको कम मिलेगी। इनकी तो लगभग हमारी 7 के आसपास ही रहेगी, लेकिन इसकी पीएच हमारी 7 से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओके, और लास्ट हमारा है K2SO4 के अंदर एक तो बनेगा KOH है ना, कितने KOH बनेंगे, 2 KOH, और उसके साथ में ये बनेगा हमारा H2SO4। तो यहाँ पर ये हमारा प्रबल क्षार और ये हमारा प्रबल अम्ल, तो इसकी भी जो पीएच है वो लगभग 7 के आसपास ही होने वाली है। ओके, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पर किस यौगिक के जलीय विलयन की पीएच न्यूनतम होगी, पीएच सबसे कम की किस में होगी, तो हमारी इसमें कौन से, NH4Cl के अंदर। तो NH4Cl की पीएच हमारी 7 से कम हो जाएगी। ओके, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। Ca3PO4 होल ट्वाइस की जल में विलेयता x मोल प्रति लीटर है, इसका विलेयता गुणनफल Ksp होगा, है ना। ये हमारा एक लवण है Ca3PO4 होल 2 जिसकी जल में विलेयता x मोल प्रति लीटर है, तो इसका विलेयता गुणनफल क्या होगा वो हमें निकालना है, Ksp। ओके, तो सबसे पहले हमारा ये जो लवण Ca3PO4 होल ट्वाइस जब ये वाटर के अंदर सोल्यूबल होता है ना, वाटर के अंदर जब ये डिजोल्व होता है, विलय होता है, तो क्या होता है, ये क्या बनाता है, तो 3Ca2 प्लस आयन बनाता है और इसके साथ में कौन से आयन बनाता है, तो PO4 3 माइनस ये आयन बनाता है, वो भी कितने बनाता है, 2। ओके, तो ये लवण अपने आयनों के अंदर जल के अंदर विभाजित हो जाता है। ओके, अब हमें क्या निकालना है कि विलय करने से पहले इसकी सांद्रता कितनी है, x मोल पर लीटर, तो इसकी सांद्रता कितनी हो जाएगी हमारी 3x है ना, और इसकी सांद्रता हो जाएगी हमारी 2x। अब हम निकालते हैं इसका विलेयता गुणनफल Ksp हम कैसे निकालते हैं, तो Ksp इज इक्वल हमारे जो ये जो आयन है उनकी कॉन्सेंट्रेशन, कौन से आयन की कॉन्सेंट्रेशन, एक तो हमारी Ca2 प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन और उसके आगे नंबर ऑफ मोल कितने हैं, 3, तो पावर में क्या आ जाएगा 3। ओके, और मल्टीप्लाई PO4 3 माइनस जो है उसके आगे क्या है 2 है ना, तो ये पावर में कितना आ जाएगा 2। ओके, तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, Ksp है ना। तो अब यहाँ पर दोनों की जब वैल्यू रखेंगे तो Ca2 प्लस की वैल्यू हमारी कितनी है 3x। ओके, तो 3x की पावर कितना हो जाएगा 3 और यहाँ पर PO4 3 माइनस की वैल्यू कितनी है 2x, तो 2x की पावर कितनी हो जाएगी 2। ओके, तो ये हो जाएगा हमारी 27x की पावर क्यूब और ये हो जाएगा हमारा 4x स्क्वायर। ओके, तो अब यहाँ पे जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 108 है ना, 27 मल्टीप्लाई 4 और ये x की पावर दोनों ऐड हो जाएंगी तो ये हो जाएगी x की पावर 5, मतलब 108 x की पावर 5। ये जो हमारा क्या प्राप्त होगा, Ksp विलेयता गुणनफल, मतलब हमारा ये जो आंसर बी है वो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई भी सॉल्ट दिया हुआ हो तो उसकी विलेयता गुणनफल हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, कुछ गैसों के क्रांतिक ताप नीचे दर्शाए गए हैं। आपके सामने ये 4 गैसें हैं, एक तो H2 है, CO2, NH3 और O2। इन चारों गैसों के क्रांतिक ताप की वैल्यू आपके सामने है। H2 की वैल्यू है 33.2 केल्विन, 304.1 केल्विन, 405.5 केल्विन और ये 154.3 केल्विन। ये 4 जो गैसें हैं उनके क्रांतिक ताप की वैल्यू आपके सामने दी हुई है। अब अपने को इसके अंदर क्या करना है कि इन गैसों के द्रवीकरण की प्रवृत्ति का क्रम होगा, है ना, उनके द्रवीकरण की प्रवृत्ति का जो ऑर्डर है वो क्या होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्रांतिक ताप जो होता है वो क्या होता है ना। तो क्रांतिक ताप जो हमारा होता है वो हमारा ये होता है कि ये जो वैल्यू आपके जो टेम्परेचर की दी हुई है ना, उस टेम्परेचर से हमारा कम टेम्परेचर यदि उस गैस का हो और यदि हम प्रेशर को बढ़ाते हैं तो वो गैस हमारे किस में चेंज हो जाती है, द्रव के अंदर चेंज हो जाती है। तो इस टेम्परेचर से
कम ताप पर यदि हम प्रेशर बढ़ाते हैं तो ये गैस हमारी किस में चेंज हो जाती है, द्रव में। तो वो टेम्परेचर हमारा कहलाता है क्रांतिक ताप। यदि इससे ज़्यादा टेम्परेचर यदि हम रखेंगे और प्रेशर को बढ़ाएंगे तो वो गैस हमारी द्रव में चेंज होने वाली नहीं है। मतलब इस टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होना चाहिए तो ही वो गैस द्रव के अंदर चेंज होगी, तो वो वैल्यू हमारी कहलाती है क्रांतिक ताप। तो इसका मतलब ये होगा कि जैसे हमारा NH3 है, NH3 की वैल्यू हमारी कितनी है, 405.5 केल्विन, है ना। मतलब इतने टेम्परेचर पर यदि हम इस गैस का प्रेशर हम बढ़ाते हैं तो ये गैस हमारी किस में चेंज हो जाती है, द्रव में। और जैसे है यहाँ पर H2 का टेम्परेचर कितना है, 33.2 केल्विन है ना। केल्विन मतलब माइनस में है, 200 से ऊपर माइनस के अंदर ये हमारा सेल्सियस के अंदर टेम्परेचर है। ओके, मतलब बहुत कम टेम्परेचर के ऊपर ये द्रव में चेंज होते हैं। उसी प्रकार हमारा O2 है, वो भी हमारा माइनस के अंदर डिग्री सेल्सियस के अंदर वो द्रव के अंदर चेंज होती है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका क्रांतिक ताप ज़्यादा होगा वो गैस आसानी से द्रव में चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर जो अमोनिया जो है वो जल्दी से द्रव में चेंज हो जाएगी, तो उसकी द्रवीकरण की प्रवृत्ति क्या होगी, ज़्यादा होगी। किसकी, अमोनिया की। तो सबसे ज़्यादा प्रवृत्ति होगी हमारी उसके क्रांतिक ताप की वैल्यू से 405.5 केल्विन उसका है, तो ये हमारी हो जाएगी NH3 वाले दो ऑप्शन है, एक तो C और एक D। ओके, और अब NH3 से हमारे कम द्रवीकरण की प्रवृत्ति किसकी होगी, तो CO2 की, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है, 304.1 केल्विन। तो इसके NH3 के बाद में CO2, NH3, CO2, ओके, दोनों में वही है। फिर उसके बाद कम किसकी होगी, तो यहाँ पर 33.2 और यहाँ पे 154, तो ऑक्सीजन की होगी, है ना। तो ये हमारी ऑक्सीजन की और लास्ट में हमारी हाइड्रोजन की। मतलब ये हमारी उसकी द्रवीकरण की प्रवृत्ति का क्रम इन चारों गैसों का हमें प्राप्त हो जाता है। तो इस तरीके से आपको उसके क्रांतिक ताप की वैल्यू से हम ये पता कर सकते हैं कि कौन सी गैस की जो द्रवीकरण की प्रवृत्ति ज़्यादा होगी और किसकी कम होगी। सिलिकॉन, ये जो सिलिकॉन आपके सामने है, सिलिकॉन जो होते हैं वो सिलिकॉन के बहुलक होते हैं। बहुलक की श्रृंखला की लंबाई को निम्न में से किसे मिलाकर नियंत्रित किया जा सकता है। मतलब ये जो सिलिकॉन का ये जो बहुलक है, इस सिलिकॉन के बहुलक की जो श्रृंखला है उसकी लंबाई को क्या करना है, रोकना है, मतलब उसको नियंत्रित करना है, उसको बंद करना है। तो इस सिलिकॉन की श्रृंखला की जो लंबाई को नियंत्रित करने के लिए हम उसके अंदर क्या मिलाते हैं, चार ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, A, B, C और D, है ना। तो उसके अंदर हम मिलाते हैं, ऑप्शन हमारा C है, CH3 मतलब ट्राई मेथिल सिलिकॉन क्लोराइड। ओके, तो इसके द्वारा सिलिकॉन की श्रृंखला की लंबाई को कैसे नियंत्रित करते हैं इसको समझते हैं। हमारा ये जो सिलिकॉन है उसकी श्रृंखला आपके सामने है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि ये जो हम मिला रहे हैं ट्राई मेथिल सिलिकॉन क्लोराइड जो हम मिला रहे हैं उसकी रिएक्शन हम सबसे पहले वाटर के साथ करते हैं, तो हमारा यहाँ से HCl निकल जाता है और ये यहाँ पर आ जाता है OH। ओके, अब इसकी रिएक्शन हम करवाते हैं सिलिकॉन बहुलक के साथ। तो ध्यान से देखिएगा, जैसे यहाँ OH, ओके, ये हमारा SI और इसके साथ में कितने CH3 जुड़े हुए हैं, 3 CH3 हमारे जुड़े हुए हैं। ओके, तो जब 3 CH3 जुड़े होते हैं अब क्या होता है इसमें कि ये OH दोनों के बीच में अभिक्रिया होती है, तो यहाँ से एक वाटर का मॉलिक्यूल हमारा बाहर निकल जाता है, -H2O निकल जाता है। तो क्या होता है कि जब वाटर का मॉलिक्यूल बाहर हमारा निकल जाता है तो यहाँ पर ये जो ऑक्सीजन जो हमारा बचा है, जो ऑक्सीजन है वो इस सिलिकॉन के साथ में जुड़ जाता है। मतलब अब आगे यहाँ पर OH नहीं है। तो जब OH आगे नहीं है मतलब ये जो सिलिकॉन की श्रृंखला की जो लंबाई है वो क्या हो जाती है, नियंत्रित हो जाती है। अब आगे उसकी लंबाई बढ़ती नहीं है। तो इस तरीके से ट्राई मेथिल सिलिकॉन क्लोराइड का जो यूज है वो सिलिकॉन जो होते हैं उसकी श्रृंखला की लंबाई को रोकने के लिए किया जाता है। ओके, अत्यधिक प्रयोग में लिया जाने वाला अपचायक है ना। आपके सामने ये ABCD के अंदर SnCl2, SnCl4, PbCl2 और AlCl3 ये चार जो यौगिक दिए हुए हैं उसमें से हमें क्या बताना है कि ऐसा अपचायक जिसका प्रयोग क्या होता है, बहुत ही ज्यादा होता है। ओके, तो अपचायक का मतलब क्या है कि वो दूसरे को क्या करता है, अपचयित करता है और वो खुद क्या हो जाता है, ऑक्सीकृत हो जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से कौन सा यौगिक ऐसा है जो सबसे ज्यादा ऑक्सीकृत होता है और वो दूसरे को क्या करता है, अपचयित करता है। ओके, देखते हैं ध्यान से। यहाँ पर सबसे पहला हमारा SnCl2, तो SnCl2 हमारा होता है जिसमें Sn है वो Sn2+ के रूप में होता है। ओके, तो ये Sn2+ होता है वो हमारा रिएक्शन के अंदर जब इसकी रिएक्शन किसी और के साथ में करवाते हैं तो ये हमारा Sn4+ के अंदर चेंज होता है। मतलब ये स्वयं क्या हो रहा है, ऑक्सीकृत हो रहा है और जो दूसरा जो रिएजेंट है उसको क्या करता है, अपचयित करता है। मतलब ये यहाँ पर Sn2+ है वो Sn4 में चेंज होता है। मतलब ये हमारा अपचयक के रूप में इसका यूज होता है। ये बात तो क्लियर होगी। यहाँ पर हमारा SnCl4 है, तो SnCl4 के अंदर पहले से Sn4+ है ना। मतलब ये आगे ऑक्सीकृत होता नहीं है, मतलब इसका हमारा अपचयक के रूप में इसका उपयोग ज्यादा होता नहीं है। ओके, PbCl2 जो है, PbCl2 भी हमारा Pb4+ के अंदर चेंज होता है, लेकिन SnCl2 जितना फास्ट होता है उतना PbCl2 Pb4+ के अंदर जो चेंज होता नहीं है। मतलब इसका यूज है वो बहुत कम होता है। ओके, और AlCl3 जिसके अंदर एल्यूमिनियम हमारा Al3+ के रूप में होता है, तो वो पहले से ही स्टेबल है Al3+ के रूप के अंदर। मतलब इसकी ये स्थायी रूप है, ये मतलब ये आगे ऑक्सीकृत होता नहीं है। ओके, इसका मतलब ये हुआ कि सबसे ज्यादा प्रयोग में लिया जाने वाला हमारा अपचयक हो जाएगा SnCl2। ओके, किसी निर्दिष्ट ताप एवं वायुमंडलीय दाब पर
किसी पदार्थ की ठोस एवं द्रव प्रावस्थाएं साम्य पर हो सकती हैं तो इस ताप को कहा जा सकता है, मतलब इस टेम्परेचर को क्या कहते हैं। किसी निर्दिष्ट ताप मतलब टेम्परेचर जो है उसके ऊपर, और वायुमंडलीय दाब प्रेशर हमारा किसके बराबर है, वायुमंडलीय दाब के बराबर है, पर किसी पदार्थ की ठोस प्रावस्था, एक तो कौन सी प्रावस्था, ठोस प्रावस्था, दूसरी कौन सी प्रावस्था, द्रव प्रावस्था। ओके, दोनों क्या है, साम्य पर हो सकती है, मतलब दोनों एक दूसरे पर क्या है, साम्य पर है। तो इस ताप को हम क्या कहते हैं, मतलब जिस कंडीशन के अंदर ठोस और द्रव दोनों प्रावस्थाएं यदि साम्य अवस्था पर हैं तो उस समय का जो टेम्परेचर है वो हमारा क्या कहलाता है। तो ध्यान से देखिएगा कि जब ठोस यदि द्रव में चेंज होता है, मतलब वो जो ठोस है वो द्रव में चेंज हो रहा है, मतलब वो पिघल रहा है, तो इस कंडीशन के अंदर जब दोनों साम्य अवस्था पर होते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। मतलब जो ठोस है वो जब द्रव में चेंज होता है जिस टेम्परेचर के ऊपर, उस समय ठोस और द्रव दोनों साम्य अवस्था में रहते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, गलनांक कहते हैं। और दूसरा, जब यदि द्रव यदि ठोस में चेंज हो रहा हो तो उसको हम क्या कहते हैं, उसी कंडीशन के अंदर कि द्रव है वो ठोस में चेंज हो रहा है और उसके दोनों साम्य अवस्था में हो तो उसको हम कहते हैं हिमांक कहते हैं। मतलब यहाँ पर ये जब ठोस और द्रव दोनों जिस टेम्परेचर पर साम्य अवस्था में होते हैं तो वो हमारा गलनांक भी हो सकता है और वो हमारा हिमांक भी हो सकता है। मतलब हमारा ऑप्शन गलनांक एवं हिमांक दोनों, ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा आंसर सही होने वाला नहीं है। ओके, किसी रासायनिक तंत्र के साम्यावस्था में होने पर निम्न में से क्या समान होंगे, है ना। यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कोई साम्यावस्था है जिसके अंदर एक हमारा होता है क्रिया कारक। ओके, एक तो क्रिया कारक है और दूसरा हमारा क्या है, उत्पाद। ये दोनों जो है वो कौन सी अवस्था में होते हैं, साम्य अवस्था में। मतलब क्रिया कारक जितना उत्पाद में चेंज हो रहा है उतना ही उत्पाद वापस क्रिया कारक में चेंज हो रहा है। तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि साम्य अवस्था वाली कंडीशन के अंदर क्या समान होंगे। ये जो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं उसमें से क्या क्या समान होंगे वो देखना है। तो क्रिया कारक और उत्पादों की सांद्रता समान होगी तो हमारे जो भी हमारी साम्य अवस्था होती है उसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ। क्रिया कारक जितना उत्पाद में चेंज हो रहा है, मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग है ना, RF। ओके, और उत्पाद वापस किसमें चेंज होता है, क्रिया कारक के अंदर, तो उसको हम कहते हैं RB। मतलब ये तो हो गया अग्र अभिक्रिया और ये हो गई पश्च अभिक्रिया। तो RF क्या है, अग्र अभिक्रिया का वेग, और RB क्या है, पश्च अभिक्रिया का वेग। तो साम्य अवस्था के अंदर क्या होता है कि RF इज इक्वल RB, मतलब अग्र अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया के वेग क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ही वो अभिक्रिया हमारी किसमें होती है, साम्य अवस्था में होती है। इसका मतलब ये हुआ कि साम्य अवस्था के लिए क्रिया कारक और उत्पादों की सांद्रता का समान होना जरूरी नहीं है। साम्य अवस्था के लिए दोनों अभिक्रिया के वेग का समान होना जरूरी है। दोनों की जो सांद्रताएं होती है वो समान नहीं होती है, दोनों अभिक्रियाओं के वेग समान होते हैं, सांद्रताएं समान होती नहीं है। मतलब ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन हमारा है कि अग्र अभिक्रिया और प्रतिब अभिक्रिया है ना, जिसको पश्च अभिक्रिया कहते हैं। ओके, तो प्रतिब अभिक्रिया दोनों अभिक्रियाओं की दरें क्या होती है, समान होती है। तो यस, दोनों अभिक्रियाओं की दरें क्या होती है, समान होती है साम्य अवस्था के अंदर। मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। अग्र और प्रतिब अभिक्रियाओं के वेग नियतांक, दोनों के वेग नियतांक हमारे KF और KB। ओके, ये दोनों जो होते हैं क्या ये समान होते हैं, तो ये भी समान होते नहीं हैं। क्यों, क्योंकि जब सांद्रताएं समान होती नहीं है तो अग्र और प्रतिब अभिक्रियाओं के वेग नियतांक KF और KB भी समान होते नहीं है। मतलब ये भी ऑप्शन हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। तो उपरोक्त तो B एवं C है ना, B और C नहीं, यहाँ पर C तो गलत है। मतलब हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल और केवल B ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ओके, किसी परमाणु के दो क्रमिक आयनन विभव के मान में वृद्धि निम्न में से किसमें वृद्धि के कारण होती है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि हमारा कोई परमाणु है, जैसे एक परमाणु है X। ओके, इस परमाणु के अंदर दो क्रमिक आयनन विभव, आयनन विभव मतलब क्या होता है कि किसी परमाणु के बाहरी कोश से जब एक इलेक्ट्रॉन को निकाला जाता है तो उसके लिए जो ऊर्जा जो आवश्यक होती है उसको हम कहते हैं आयनन विभव। तो इस परमाणु के अंदर से एक इलेक्ट्रॉन जब हम निकालते हैं तो ये हमारा धन आयन के रूप में चेंज हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन हम इसको जब बाहर निकालते हैं तो उसके लिए जो ऊर्जा जो चाहिए है ना उसको हम कहते हैं IE, है ना, IE है ना, आयोनाइजेशन एंथैल्पी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी हमारी हो जाएगी फर्स्ट, IE फर्स्ट, है ना, क्योंकि पहला इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकाल रहे हैं। फिर उसके बाद में दो क्रमिक आयनन विभव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, अब दूसरा इलेक्ट्रॉन हमें निकालना है। तो जैसे X प्लस में से जब दूसरा इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे तो ये हमारा हो जाएगा X2 प्लस। ओके, और साथ में ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। ओके, तो यहाँ हो गया ये IE सेकंड, ये हमारी आयोनाइजेशन एंथैल्पी है ना, आयनन विभव है ना, सेकंड द्वितीय आयनन विभव। ओके, ये IE2। तो दोनों के अंदर क्या होता है कि IE2 की जो वैल्यू होती है वो हमारी ज्यादा होती है IE फर्स्ट से। तो ये दो क्रमिक आयनन विभव के मान में ये जो वृद्धि हो रही है, मतलब जैसे जैसे हम इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे वैसे वैसे आयनन विभव के मान में क्या होगी, वृद्धि होगी। तो ये जो वृद्धि हो रही है वो किस में वृद्धि के कारण होती है उसका जवाब हमें देना है। ओके,
तो क्या होता है यहाँ पर कि एक तो जब जैसे इलेक्ट्रॉन हम बाहर निकालते हैं तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आने के कारण जो न्यूक्लियस जो है ना, वो जो पहले जितने इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित कर रहा था उससे कम इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। मतलब धनायन मतलब पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस में ज्यादा हो गया, इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी, मतलब उसका प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन जब बाहर निकालते हैं तो परमाणु के अंदर प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या होती है, वृद्धि होती है। एक बात तो ये क्लियर होगी। दूसरी बात हमारी होती है आयनिक त्रिज्या। तो आयनिक त्रिज्या क्या होती है कि जैसे ही किसी परमाणु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है और धनायन बनता है तो उसकी त्रिज्या है ना, उसकी आयनिक त्रिज्या क्या हो जाती है, कम हो जाती है, तो उसकी साइज के अंदर क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ओके, उसके बाद में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो जैसे हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकालते हैं परमाणु के अंदर से तो उस परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन की संख्या में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो आयनन विभव के मान में जो वृद्धि हो रही है वो एक तो प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण हो रही है और इन दोनों की कमी के कारण हो रही है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से किसमें वृद्धि के कारण होती है, तो यहाँ पर वृद्धि तो केवल किसके, प्रभावी नाभिकीय आवेश में वृद्धि के कारण ही होती है और इन दोनों की तो क्या होती है, कमी होती है ना, वृद्धि होती नहीं है। मतलब हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रभावी नाभिकीय आवेश की वृद्धि के कारण दो क्रमिक आयनिक विभव के मान में क्या होती है, वृद्धि होती है। क्लियर। निम्न में से अंतराकाशी हाइड्राइड है ना, अंतराकाशी हाइड्राइड मतलब अंतराकाशी जो यौगिक होते हैं वो कौन से एलिमेंट बनाते हैं, कौन से तत्व अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, तो वो हमारे बनाते हैं डी और एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं वो हमारे क्या करते हैं, अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं ना। डी और एफ ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो कौन से यौगिक बनाते हैं, अंतराकाशी यौगिक। अंतराकाशी यौगिक होते क्या है, तो अंतराकाशी यौगिक के अंदर क्या होता है कि जो ये डी और एफ ब्लॉक के जो धातु होते हैं वो क्या होते हैं कि उनके अंदर क्या होते हैं, जैसे ये मान लो ये धातुओं के परमाणु है, ओके, और ये धातुओं के परमाणु के बीच जो ये उसके जो जालक संरचना है ना, जो उसका ये लेटिस स्ट्रक्चर होता है ना, जालक संरचना जो होती है उसके अंदर बीच बीच में जो रिक्त स्थान रह जाते हैं वहां पे ये क्या होते हैं, हाइड्रोजन है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, वो छोटे परमाणु उनके बीच में जाकर के फंस जाते हैं। तो उस प्रकार के जो यौगिक बनते हैं उसको हम कहते हैं अंतराकाशी यौगिक। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन हमारा है LiH, तो लिथियम और हाइड्रोजन है ना, लिथियम हाइड्राइड, तो लिथियम हमारा S ब्लॉक का एलिमेंट है। यहाँ पर लिथियम और हाइड्रोजन के बीच में जो हमारा बंध बन रहा है वो हमारा आयनिक बंध बन रहा है, मतलब ये हमारा अंतराकाशी यौगिक बनाता नहीं है। यहाँ पर फास्फोरस और हाइड्रोजन PH3 के बीच में सहसंयोजक बंध बनता है ना, कोवलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, मतलब ये भी हमारा अंतराकाशी यौगिक नहीं है। अब यहाँ पर बात करते हैं CuH की। Cu हमारा D ब्लॉक का एलिमेंट है और उस Cu के झलक संरचना के अंदर बीच में जब हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल आ जाते हैं तो CuH के हम क्या बनाते हैं, हमारे वो अंतराकाशी यौगिक का निर्माण करते हैं। ओके, तो ये हमारा अंतराकाशी यौगिक बनाने वाला हाइड्राइड हमारा हो जाएगा CuH। और ये हमारा कैल्शियम हाइड्राइड है ना, कैल्शियम हमारा S ब्लॉक का एलिमेंट है, तो कैल्शियम और हाइड्राइड के बीच में कौन सा बॉन्ड बनेगा, हमारा आयनिक बंध बनेगा। ओके, तो अंतराकाशी हाइड्राइड बनाने वाला हमारा जो यौगिक है वो CuH है ना, बाकी नहीं है। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया CuH। सीमेंट में जिप्सम को क्यों मिलाया जाता है ना, ये सीमेंट जो होती है उसके अंदर हम जिप्सम को मिलाते हैं, तो सीमेंट के अंदर जिप्सम को क्यों मिलाते हैं, चार ऑप्शन हमारे सामने दिए हुए हैं, इसमें से एक ऑप्शन हमारा सही है, उसको ढूंढना है। उसका रंग हल्का करने के लिए, सीमेंट के रंग को हल्का करने के लिए हम जिप्सम मिलाते हैं, नहीं, ये ऑप्शन हमारा क्या है, गलत है। ओके, सीमेंट के जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए, तो तेजी से जो सीमेंट जमती है उसको रोकने के लिए ना, उसकी प्रक्रिया को धीमा करने के लिए, सीमेंट को जमने से रोकने के लिए उसके अंदर हम क्या मिलाते हैं, जिप्सम को मिलाते हैं। मतलब इसका जो कारण है वो हमारा कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन बी के अंदर इसका जो रीजन है वो दिया हुआ है, मतलब ये ऑप्शन हमारा सही है। ओके, उसके बाद और ऑप्शन कौन सा है कि चमकदार सतह प्राप्त करने के लिए, नहीं, चमकदार सतह प्राप्त करने के लिए जिप्सम को मिलाते नहीं है। और चौथा ऑप्शन हमारा उपरोक्त में से कोई नहीं, मतलब इन तीनों में से कोई भी नहीं है ना, मतलब ऐसा तो है ही नहीं, हमारा बी ऑप्शन है। ओके, तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा आंसर हो जाएगा कि सीमेंट को जमने की प्रक्रिया को धीमा करने के लिए हम उसके अंदर सीमेंट के अंदर क्या मिलाते हैं, जिप्सम मिलाते हैं। क्लियर। निम्न में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है ना, चार यौगिक आपके सामने दिए हुए हैं, चारों में से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है ना, एसिडिक होती है, वो हमें बताना है। पहला हमारा है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा हमारा है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, तीसरा हमारा है बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और चौथा हमारा है बोरॉन हाइड्रोक्साइड। ओके, अब चारों हाइड्रोक्साइड है तो उसमें से किसकी प्रकृति अम्लीय होती है वो हमें ढूंढना है। तो उसमें से हम इसके बारे में जानते हैं ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में हम जानते हैं कि इसकी प्रकृति हमारी होती है क्षारीय होती है, ये हमारा अम्लीय होता नहीं है, ये हमारा एंटासिड के रूप में इसका यूज होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का, मतलब ये इसकी प्रकृति क्षारीय होती है। उसके बाद कौन बचा हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, तो एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसकी प्रकृति अम्लीय भी होती है और क्षारीय भी होती है, मतलब दोनों प्रकार की प्रकृति ये शो करता है। तो दोनों प्रकार की प्रकृति शो करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी है ना, उसको हम क्या कहते हैं, उभयधर्मी प्रकृति इनके अंदर पाई जाती है। किसके अंदर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड के अंदर, वो अम्लीय और क्षारीय दोनों प्रकार की प्रकृति शो करता है। उसके बाद हमारा जो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड जो होता है उसकी भी प्रकृति सेम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की तरह होती है, मतलब ये भी हमारा उसकी प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी।
मतलब ये भी अम्लीय और क्षारीय दोनों तरह की प्रकृति को शो करता है। ओके, उसके बाद हमारा होता है बोरॉन हाइड्रोक्साइड। तो इसकी प्रकृति होती है हमारी अम्लीय। ओके, इसको हम कहते हैं बोरिक एसिड। इसका फॉर्मूला आप इस तरीके से भी नोट कर सकते हैं, कैसे H3BO3 है ना, H3BO3 ये हमारा होता है बोरिक एसिड, जिसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय। तो यहाँ पर इसका जवाब हमें मिल गया कि यहाँ पर जो बोरॉन हाइड्रोक्साइड होता है उसकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है ना। ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। ओके, निम्न में से क्वांटम संख्याओं का कौन सा सेट अनुमत नहीं है। मतलब ये क्वांटम संख्याओं का आपके सामने सेट दिया हुआ है और उसमें से कौन सा सेट हमारा अनुमत नहीं है, मतलब सही नहीं है, उसका आंसर हमें देना है। ओके, तो हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले वैल्यू दी है n की, l की और m की। n हमारा होता है मुख्य क्वांटम नंबर है ना, मेन क्वांटम नंबर। ओके, l हमारा होता है द्विगंशी क्वांटम संख्या और m हमारी होती है चुंबकीय क्वांटम नंबर। ओके, तो इसके अंदर क्या होता है कि जब n की वैल्यू जब 1 होती है तो n की वैल्यू 1 होती है तो l की वैल्यू क्या होती है, n-1, मतलब 0 हो सकती है ना, केवल a की वैल्यू होगी 0 और m की वैल्यू भी यहाँ पर भी क्या होती है, 0। ओके, उसके बाद जब n की वैल्यू जब n बराबर यदि 2 होता है, n बराबर जब 2 होता है तो क्या होता है कि l की दो वैल्यू होती है, एक तो 0 हो सकती है और एक 1 हो सकती है। जी 0 के लिए m की वैल्यू क्या होगी, 0, 1 के लिए क्या होगी +1, 0 और -1। ये हमारी n बराबर 2 के लिए l बराबर 1 हो सकता है और m की वैल्यू ये हो सकती है। ओके, उसके बाद n बराबर 3 के लिए क्या होता है, आप सभी को पता ही है, 0, 1 और 2, ये 3 वैल्यू होती है हमारी l की, जिसमें यहाँ 0 से 0 होगी। 1 के लिए m की वैल्यू क्या होगी, तो +1, 0 और -1। उसके बाद में हमारी 2 के लिए क्या होगी, तो +2, +1, 0, -1 और -2। इस प्रकार से n, l और m की वैल्यू हमारी होती है क्वांटम नंबर की। अब यहाँ पे हमें देखना है कि कौन सा क्वांटम नंबर सही है या कौन सा क्वांटम नंबर सही नहीं है। ओके, शुरुआत करते हैं n बराबर 3 से। ओके, जब n बराबर 3 है, यस n बराबर 3 है तो l की वैल्यू 1 हो सकती है, यस l की वैल्यू 1 हो सकती है। और जब l की वैल्यू 1 है तो m की वैल्यू +3 हो सकती है, नहीं, यहाँ पे 1 है तो प्लस हमारे m की वैल्यू होती है वो +1 ही होती है, +2 और +3 होती नहीं है, मतलब ये वाला अनुमत हमारा सही नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें ये क्लियर हो गया कि हमारे क्वांटम नंबर का सेट सही नहीं है। बाकी को भी चेक कर लेते हैं। ओके, n बराबर 3, n बराबर 3, l बराबर 1, l बराबर 1, m बराबर +1 तो m बराबर +1, यस ये हमारा सही है। ओके, इसके अंदर क्या, n बराबर 3, n बराबर 3, l बराबर 0, यस l बराबर 0 होता है। जब l बराबर 0 तो m की वैल्यू 0 होती है, यस m की वैल्यू 0 होती है, क्लियर है। उसके बाद हमारा n बराबर 3 है, n बराबर 3 है, l बराबर 2 तो यस l बराबर 2 होता है, l बराबर 2 के अंदर -2 होता है, यस l बराबर 2 के अंदर ये -2 होता है, मतलब ये तीनों सेट हमारे सही है ना, वो अनुमत है, क्वांटम नंबर के सेट को सही बता रहा है। लेकिन फर्स्ट वाला जो है वो क्वांटम नंबर का सेट हमारा सही नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से सत्य कथन है, कौन कौन से कथन सत्य हैं उसके हमें जवाब देने हैं। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, पहला कथन हमारा है 19 के मतलब पोटेशियम 19 पोटेशियम 40 एवं 20 कैल्शियम 40, ये हमारे दोनों क्या हैं, आइसोबार। आइसोबार मतलब उसको क्या कहते हैं हम, समभारिक, मतलब ये दोनों हमारे समभारिक है या नहीं है उसको चेक करना है। तो आप देख सकते हैं कि समभारिक है या नहीं। समभारिक का मतलब क्या होता है कि जिसमें हमारे उस परमाणु के अंदर जो तत्व जो होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि समभारिक मतलब द्रव्यमान संख्या समान होती है और परमाणु संख्या अलग अलग होती है। तो चेक करते हैं हमारी ये हमारी परमाणु संख्या है, तो ये परमाणु संख्या हमारी क्या है, अलग अलग, और ये हमारी द्रव्यमान संख्या है 40 और 40, वो दोनों क्या है, बराबर है, इक्वल है, मतलब समभारिक की जो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है, मतलब ये वाला कथन हमारा क्या है, सत्य है। ओके, सेकंड कथन के अंदर आते हैं हम कि 17Cl35 है ना, और यहाँ पर भी 17Cl37। यहाँ पर क्या है कि परमाणु की संख्या समान है 17 और दोनों हमारे कौन से एलिमेंट है, Cl एलिमेंट है, तो मतलब यहाँ पे परमाणु संख्या समान है। और ऊपर की जो संख्या है द्रव्यमान संख्या, यहाँ पर 35 है और ये 37 है, द्रव्यमान संख्या अलग अलग है। तो उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, किसकी डेफिनेशन, समस्थानिक आइसोटोप की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, जिसकी द्रव्यमान संख्या हमारी भिन्न भिन्न होती है और परमाणु संख्या समान होती है, जिसको हम क्या कहते हैं, समस्थानिक। मतलब ये समस्थानिक की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमारे ये दोनों एग्जांपल हमारे सही हैं। ओके, ये आंसर भी सही हो गया। तीसरा हमारा क्या है कि 54 ज़ीनॉन 130 एवं 56 बेरियम 130। ओके, ये दोनों एलिमेंट हैं, उसके अंदर हम आप देख सकते हो कि दोनों की द्रव्यमान संख्या क्या है, समान है। दोनों की द्रव्यमान संख्या समान है तो इसको हम क्या कह सकते हैं, समभारिक है ना, आइसोबार कह सकते हैं। मतलब ये आइसोबार के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये ऑप्शन भी हमारा सही है। ओके, तो इसका मतलब निम्न में से सत्य कथन है, तो तीन जो कथन दिए तीनों सत्य हैं, तो यहाँ पर जो चौथा ऑप्शन हमारा है उपरोक्त सभी, ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से इसके अंदर जो तीनों कथन है वो क्या है, सत्य है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, एक एलिमेंट है, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा दिया है 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz0। ओके, अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिया मतलब उसके अंदर 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये हमारा 1s है। ओके, उसके बाद में 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, ये 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भरे, उसके बाद में तीनों p ऑर्बिटल है। ओके, ये तीनों हमारे p ऑर्बिटल हो गए। कौन कौन से हो गए, एक तो हो गया 2px, दूसरा हमारा हो गया 2py
और तीसरा हमारा हो गया 2pz। ओके, ये तीनों p ऑर्बिटल है। अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन भरे, इसमें तो हमने भर दिए कि 1s² के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2s² के अंदर 2 भर दिए, 2px के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 2py के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, और 2pz हमारा क्या है, 0 है। ये हमें दिया हुआ है। ओके, अब ये जो दिया है वो क्या नहीं कर रहा है, तो किस नियम का पालन नहीं करता है, कौन से नियम का पालन ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो करता नहीं है, उसका हमें जवाब देना है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पाउली का अपवर्जन नियम। पाउली का अपवर्जन नियम हमारा ये कहता है कि किसी भी कक्षक के अंदर, एक कक्षक के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 2, और दोनों की जो चारों क्वांटम संख्याओं के नंबर क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सभी कक्षकों के अंदर 2-2 इलेक्ट्रॉन है, किसी में भी हमारे 2 से ज्यादा नहीं है, और दोनों के जो मूवमेंट का डायरेक्शन है वो भी एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर उसका मूवमेंट नहीं है ना, मतलब ये हमारा पाउली के अपवर्जन का नियम का ये फॉलो करता है। ओके, दूसरा नियम हमारा है हुंड का नियम। हुंड का नियम हमारा ये कहता है कि यदि हमारे समभ्रंश कक्षक है ना, ऐसे कक्षक जिनकी एनर्जी समान होती है, जैसे हमारे ये पी कक्षक, तो पी कक्षक के अंदर तीनों कक्षकों की ऊर्जा क्या होती है, समान, तो उसके अंदर हुंड का नियम ये कहता है कि उनके अंदर सभी के अंदर पहले एक एक इलेक्ट्रॉन भरे जाने चाहिए। जैसे मतलब ये जो लिखा हुआ है कि इसके अंदर पहले हम 1 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर इसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन, फिर उसके बाद चौथा इलेक्ट्रॉन हम वापस यहाँ पर युग्मित इलेक्ट्रॉन भरते हैं। तो ये नियम हमारा कहता है कौन सा, हुंड का, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस नियम को फॉलो करता है, इस नियम को फॉलो करता नहीं है, मतलब ये हमारा ये जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हुंड के नियम को फॉलो नहीं करता है, मतलब ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद में अफबोव का नियम हमारा कहता है कि जिस कक्षक की ऊर्जा कम होती है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन पहले भरते हैं, और जिस कक्षक की ऊर्जा ज्यादा होती है उसमें इलेक्ट्रॉन बाद में भरते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा ये सही है। और बोर-बेरी का नियम ये कहता है कि हमारे एक कोश के अंदर अधिकतम 2n² इलेक्ट्रॉन ही भर सकते हैं, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हम नहीं भर सकते, ये हमारा कहता है बोर-बेरी का नियम। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा जो आंसर हमारा सही होगा हुंड का नियम। ओके, निम्न में से कौन सा विन्यास सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु का है, मतलब कौन सा परमाणु है जो इसकी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन सा होता है। ओके, तो हमें पता ही है कि हमारी पूरी आवर्त सारणी के अंदर सबसे ज्यादा विद्युत ऋणी परमाणु हमारा कौन सा होता है, फ्लोरीन। ओके, तो फ्लोरीन हमारा जो होता है, फ्लोरीन उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारा होता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, 9। तो 9 के अकॉर्डिंग हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p5, ये हमारा हो जाएगा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ओके, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे n कौन है, कोश की संख्या है ना, तो कोश की संख्या हमारी यहाँ पे कितनी है, 2। ओके, तो वहां पर ये n की वैल्यू हमारी 2 है। ओके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ns2 और np5 ये हमारा किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा फ्लोरीन का, मतलब हमारा जो सर्वाधिक विद्युत ऋणी परमाणु का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा हमारा ns2np5। ओके, तो ns2np5 हमारा कौन सा है, ये रहा, ऑप्शन सी हमारा जो है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। ओके, मतलब ये हमारे जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो 17 ग्रुप के जो एलिमेंट है जिसको हम हेलोजन एलिमेंट कहते हैं ना, हेलोजन परमाणु कहते हैं, तो हेलोजन जो तत्व होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, सर्वाधिक विद्युत ऋणी होते हैं, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा ns2np5। ओके,